अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस हुकूमत से कोई खुश नहीं है। अपोजिशन तो अपोजिशन, अवाम भी परेशान है और इत्तेहादियों को भी इख्तलाफात हैं। एक ट्रेलर आपने बजट सेशन में भी देखा है। हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं और इत्तेहादियों के क्या इख्तलाफात हैं, आज के प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले बजट के हवाले से ही आपसे सवाल करूंगी। वो बजट जिस पर आप ये फरमा रहे थे कि ये बजट जो है कौमी सलामती के खिलाफ है, इसको पास नहीं होना चाहिए, उसी को आपने वोट दे दिया, यानी कि फिर ये समझा जाए कि आपने कौमी सलामती के खिलाफ कोई काम किया है? हम है ना विसल ब्लोअर हैं कि इत्तेहादी होने के बावजूद, हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद भी अपना ये फ़र्ज़ हमने ज़रूर पूरा किया है कि उनको भी आईना दिखाया, आगे की पेशबीनी की है, ये प्रेडिक्शन की है कि अपने आर्जी बजट के टारगेट को पूरा करने के लिए आप लोगों पर टैक्सों की भरमार कर दें। और फिर कराची तो कई धारी तलवार से काटा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के भी जो टैक्सेस हैं वो उसका 60% कराची से आता है, रेवेन्यू जो है सूबे का 95% कराची से आता है। और जो बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बल्दिया, उसके भी सारे टैक्सेस कराची से ही, ज़ाहिर है वो तो मकामी है ना, वो तो आएंगे। अब बता, इतने सारे टैक्स देने के बाद और सबसे ज़्यादा वसूलियाबी भी अल्लाह के फजलो करम से मेरे शहर, आपके शहर, हम सब के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से होती है, जो तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है। लेकिन एक मईशत का मरकज़ या तरक्की का इंजन, इसे ले लें या पूरे पाकिस्तान की आवाम को ले लें, अगर उन्हें मईशत के अमल से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, चंद हज़ार ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 77 सालों से एक ही जैसे बजट बनाए जाए, रिवायती बजट बनाए जाएँ, तो मैंने सिर्फ हुकूमत को थोड़ी आड़े हाथों लिया, मैंने तो अपोजिशन की जो पार्टी है, जो PTI, उन्हें भी मैंने जो है वो आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई तुमने जो 4 बजट पेश किए थे उसमें कौन सा तुमने आवाम को रिलीफ दी, उसमें तुमने कौन सा सरमायाकारी के अमल को फ़रोग़ दिया, कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22 सालों से 44 अरब रुपए, 22 सालों, मतलब हर साल का एवरेज 2 है। तो PTI के 4 सालों में भी 2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, और जो 22 सालों से हो रही है, सारी हुकूमतें ले लें, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, फिर जो है वो ये PTI की, ये सारे आप ले लें, तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेटस को हर सियासी जमात ने कायम रखा। अगर PTI कल हुकूमत में फिर अगर आ जाएगी, फ़र्ज़ कर लें, जैसा कि एक अवामी तायद बहरहाल नज़र आती है, एक लोगों की जो सिंपथी वेव है उनके साथ नज़र आती है, तो अगर ये सारी चीज़ों को आप ले लें, तो क्या आप समझते हैं कि PTI जब आ जाएगी और आज अपोजिशन में है, और PTI ने क्या मुखालफत की, उमर अयूब की तकरीर ले ले और मेरी तकरीर ले ले, फिर उसके बाद बता दें कि उमर अयूब साहब ने जिन बातों में इख्तिलाफ किया। ये इस बात की तो खुशी है अवाम को भी कि कम से कम असेंबली में बैठे चाहे इत्तेहादी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, गो के वो इसमें कर कुछ नहीं पा रहे हैं और अपने एतराज़ जो है वो, अपने इख्तलाफ हैं वो उठा रहे हैं। ये एक खुश आइन बात है। और जो कम्प्रीहेंसिव मुस्तफ़ा कमाल हूँ या फिर आप हूँ, जो तकारीर आप लोगों की है वो बहुत अच्छी थी, अवाम की तर्जुमानी थी हकीकी मानों में, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। अवाम की दाद रसी इससे तो नहीं होगी। अब अवाम की दाद रसी के लिए तो स्टेप्स उठाने चाहिए और वो हुकूमत ने उठाने हैं, लेकिन हुकूमत को कुछ मजबूर नहीं कर सकी। MQM भी अपनी इन तकारीर से भी और उन मुलाकातों में भी मजबूर नहीं कर सकी कि अवाम के फ़ायदे के लिए इक़दामात किए जाएँ। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई MQM के रहनुमाओं की, आप भी उसमें शामिल थे। उस मुलाकात में क्या एजेंडा था? ज़ाहिर है बजट को लेकर था, आपके इख्तलाफात को लेकर था, क्या मुतालबात रखे गए, क्या मानेंगे, किस तरह से आपको कायल कर लिया गया कि आपने बजट में वोट दे दिया? देखें, सियासत हमें करनी है, आपको सहाफ़त करनी है, आप मीडिया में हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। MQM को ये फ़ैसला एक पॉलिटिकल फ़ैसला करना है। अगर मेरे 22 वोटों को मैं PMLN के बजट या किसी भी कानून साजी के अमल से बाहर कर भी दूँ, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के पास इतने नंबर है कि ये बजट तो पास होगा ही होगा। अगर ये सूरत हाल है और मेरे 22 वोट अगर मैं ना भी डालूं बजट में, और मैं कह भी रहा हूँ कि मैं कड़वा घूंट पी रहा हूँ,
इस बजट को सपोर्ट कर रहा हूँ जो एक और मज़ीद रिवायती बजट है। जिस तरह मैंने 4 मरतबा कड़वे घूंट पिए, पीटीआई के भी 4 बजट पास कराए। इससे पहले मैंने ऑपोजिशन में था, मैं शाहिद खाकन अब्बासी और नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे बीच में 5 साल, 2.5 साल वो 2.5 साल वो, तो एमकेएम ऑपोजिशन में थी और एमकेएम ने उनके बजट के खिलाफ वोट डाला जब खुल के ऑपोजिशन में थी। लेकिन इत्तेहादी हो तो ये हमने ज़रूर किया कि जैसे आपने कहा कि आवाज़ उठाई और ऑपोजिशन से ज़्यादा मौसर, ज़्यादा सबूत व शवाहिद के साथ, हवालों के साथ और खुलकर और डट कर तकारीर की हैं। और ये भी कहा कि इससे शायबा ये जाता है जैसे हुकूमत छोड़ के, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस वक्त हुकूमत छोड़ भी दूँ, कोई बीच की पोजीशन है कि ना मैं अपोजिशन में जाना चाहता हूँ ना हुकूमत में रहना चाहता हूँ, कोई बीच की पोजीशन भी तो निकाले ना। नहीं है, या सयाह है या सफेद है। अच्छा, बीच की पोजीशन ये है कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म से जब इख्तलाफात बजट के ऊपर शो किए गए और हुकूमत को थोड़ी परेशानी हुई तो उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई हैं और आप लोगों से भी मुलाकातें हुई और ये बजट पास हो गया। और उस बजट के बाद ये ज़रूर हुआ कि एमकेएम को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियाँ उनकी चेयरमैनशिप दे दी गई है, तो ये चेयरमैनशिप मिल गई है। बीबी अगर हमें 4 दी गई है तो 10 तो पीटीआई को भी दी गई है। ये जो स्टैंडिंग कमेटियों की तकसीम है इसका पावर शेयरिंग से कोई ताल्लुक नहीं, इसका हुकूमत के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हुकूमत की पॉलिसी, उसका एजेंडा, ये तो निगरान कमेटियां होती हैं विजिलेंस के लिए, चौकीदारी के लिए। अब हमारा काम है कि जो हम इत्तेहादी होते हुए भी अगर खुल के और डट के उस पोजीशन में बात कर रहे थे जब हम इत्तेहादी थे, हम हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए थे, तो अब अगर हमें चौकीदारी और निगरानी का अमल मिलेगा तो हम भी बताएंगे कि आटे दाल का क्या भाव है। प्राइवेटाइजेशन में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका किस तरह उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये अमल अगर नागुज़ीर है, पूरी दुनिया में हुआ और हो रहा है और शायद 25 साल पहले से आहिस्ता आहिस्ता होता तो हमारे भी सरकारी मुलाजमीन शायद आदी हो जाते, वो भी अपने लिए कोई मुतबादिल मनसूबाबंदी बनाते, प्लान कर लेते कि भाई अब ये तो सर पे आन पड़ी है, अब सिर्फ सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी देखना है, कंपटीशन में जाना है, अपने हुनर को बढ़ाना है, अपनी तालीम को बेहतर करना है। हमने तो आदी नहीं किया ना, हमने तो प्लेसमेंट ब्यूरोज़ बनाए। अगर पीपल्स पार्टी है तो पीआईए में अगर उनका मिनिस्टर है, रेलवे में उनका है तो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार की भर्तियाँ हमने करनी है। और अगर एमकेएम केएमसी में और वाटर बोर्ड में तो वहाँ उसने भी इस तरह की हज़ारों अपने जो वोटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, उनमें से लोगों को मौका देना है, 50% मेरिट पे और 50% शायद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असल में हमारे यहाँ का ये कल्चर जो है ना, सारी सियासी जमातों ने जो अपनाया हुआ है। अच्छा, मैंने ये मेरिट के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और 2023 के जो इश्तिहारात के मुताबिक और बीबी ये बताएं कि हाँ आज आया ना, ये किसकी पिटीशन पे आया? ये फैसला कल जो आया सैटरडे को, ये एमकेएम की पिटीशन पर आया कि जहाँ जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी जाती थी, जहाँ हजारों हमारे कोटे, देखिए कोटा हो फिर ठीक है, उसमें मेरिट हो, अव्वल तो कोटा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है कहीं पर इस तरह का निज़ाम है कि एक दही और शहरी की एक तफरीक है अभी कायम है और इतनी जल्दी उसको पाटना और ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, तो चले तो जो हमारा कम से कम कोटा कराची हैदराबाद सक्खर का बनता है वो 40% तो यहाँ के जो मैट्रिक के जो जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक किया उनका हक है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि पंजाब से जो आया मैट्रिक वहाँ से करके डोमिसाइल हमारा बनाएगा, नौकरी ले ले, लड़काना से आएगा, कश्मीर से आएगा, जैकबाबाद से आएगा, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इनके पास इनके अपने इलाकों, अपने ज़िलों की भी नौकरियां हैं ना, वहाँ की भी तो हैं, उस सूबे की भी तो हैं, तो फिर कम से कम यहाँ के लोगों का कोटा तो रहने दिया जाए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखुर हुए, हमारी बात मानी गई। जी ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी खुशाइंद है, ये भी एक खुशाइंद कदम है और एमकेएम की एफर्ट इसमें यकीनन शामिल है। लेकिन वज़ीर आज़म से मुलाकात का हवाल नहीं बताया कि क्या मुतालबात रखे गए, कौन से माने गए, कौन से नहीं माने गए, वज़ीर आज़म ने कैसे राम किया एमकेएम को? देखें, मैंने तो अज़राए मजाक वज़ीर आज़म से, उनकी टीम से ये कहा, देखें लगता है कि आप लोग शायद इस हुकूमत की इनिंग या अपनी इस बारी को आखिरी बारी समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इसके बाद अवाम के साथ हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो इतना हम उनसे दूर हो जाएंगे, चाहे हमें एहसास हो कि हाँ उनके मसाइल हैं, लेकिन हमें पता है कि हम हल नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि वो तो हमें
एक उनके दिलों में तो एक मुस्तकिल बदगुमानी और बदएतमादी पैदा होगी और उनके और हमारे दरमियान फासला होगा। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप तो फिर अब इस टेन्योर के बाद जिसकी जितनी भी इसकी मुद्दत हो, मुझे नहीं मालूम कि अब इन हालात में 5 साल मुकम्मल कर भी सकेंगे नहीं। अगर कर भी लिए तो उसके बाद क्या आपको होगा? खदशा है डॉक्टर तो साहब, आपको ये भी खदशा है? देखिए मैं इतने सालों का सियासत का तजुर्बा रखता हूँ, तो मैं अपने खदशात ज़रूर रखूँगा, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि मेरे खदशात दुरुस्त साबित ना हो। एक जमहूरी सियासी अमल कायम रहे, चलता रहे और अपोजिशन को भी पूरा मौका मिले। जो हुकूमत की ये अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं, जो अवाम से लाताल्लुक़ी पर मुश्तमिल पॉलिसी है, उस पर खूब उनके बखिए उधेड़े और फिर इलेक्शन में जाके अवाम की अदालत में जाएं और फिर उसके बाद ये कहें कि हमने भी जो गलतियां माजी में की थी हम भी माफ़ी मांगते हैं उसकी। 4 बजट हमने भी तकरीबन ऐसे बने क्योंकि उन्होंने भी जागीरदारों, वडेरों, बड़े ज़मींदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। आप भी यकीन माने जितना सेल्स टैक्स लगा लें, तेल, बिजली, गैस की कीमतों को जितना बढ़ा दें, उनके बिलों को जितना भी लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाने के लिए उसको फुला दे, उसमें जितनी जो है वो उसको मुबालगा डालना डाल दे, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। अभी तो आर्जी तौर पे 1 साल और शायद कुछ थोड़ा सा आपका हदफ हासिल हो जाए, लेकिन अगले साल अब आपको लोगों ने सेल्स टैक्स भी नहीं देना क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो जाएगी। वो कोई चीज़ ऐसी नहीं ख़रीदेंगे जिस पर सेल्स टैक्स है, और अब कोई चीज़ नहीं बची। दूध की अशिया पर भी सेल्स टैक्स है, चीनी पर भी सेल्स टैक्स है, जो गंदम और आटे की कीमतें मार्केट में हैं वो सब आप देख लें। दुनिया में सस्ती गंदम है, दुनिया में सस्ती चीनी है, दुनिया में सस्ती फर्टिलाइज़र है, तो कम से कम पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले तो ये कहते हैं कि चीनी और गंदम हम बाहर से ख़रीद लें, हमें ख़रीदने दे, हमें सस्ती मिल रही है। यहाँ की जो आटा भी हमें वहाँ से सस्ता मिल रहा है। ये तो एक इजारादारी है, मोनोपोली है वडेरों जागीरदारों की कि गंदम भी महंगी, गन्ना भी महंगा, और वो जिन मिलों में जाता है उसकी चीनी भी महंगी, उसका आटा भी महंगा। तो मतलब चड भी मेरी पड भी मेरी कि जो सनतें हैं चीनी की और आटे की, उसका इनकम टैक्स भी नहीं देना क्योंकि उसकी आमदनी भी ज़रिए आमदनी में दिखानी, और ज़रिए आमदनी ज़रात 25% है हमारी मुल्क की मजमूई पैदावार का, ज़रात पे कोई टैक्स नहीं है। बाकी सारे आपकी तनख्वाह पे टैक्स होगा, अगर आपकी 6 लाख तनख्वाह है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी शरह में भी इजाफा कर दिया उन्हें वहाँ। ये हमने सारा वजीर हमने कहा ये ख़त्म करें, 12 लाख से 15 लाख करें सालाना आमदनी, उस पर टैक्स लगाएं, इनकम टैक्स। इसी तरह हमने कहा वडेरों जागीरदारों की 25 लाख 50 लाख की आमदनी पर तो टैक्स लगाएं, हमारी 12 लाख पे लगा दें, उनकी 50 लाख पे लगाएं तो सही, हिम्मत तो करें। IMF तो नहीं कहता कि वडेरों पे ना लगाएं, IMF तो कहता है बेटा जो तुम कर्जे ले रहे हो, जो तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तुम जो अल्ले तलल्ले कर रहे हो, तय्युशात कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंगा रहे हो, बड़ी बड़ी महंगी चॉकलेट्स और आइसक्रीम बाहर से मंगा रहे हो, ये सारी चीज़ें जब बाहर से मंगाओगे, सिगरेट आला किस्म के बाहर से सारे मंगा रहे हो, तो जब ये मंगाओगे तो बेटा ये खर्च तो होगा ना, और अपने यहाँ तेल निकाल नहीं रहे हो, और अपने यहाँ जो ऑर्गेनिक वो जो 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 मोलेसिस से जो तेल निकलना एनर्जी निकलनी चाहिए, जो सोलर एनर्जी 20-25 साल पहले हमने कहा IT पे हमने कहा कोई टैक्स ना लगाएं, तो बाबू जो होता है ना हमारे FBR का, वो कहता नहीं मुझे तो अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा कर। ले 25 साल आपने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा किया। हमारे $3.5 अरब की एक्सपोर्ट है, इंडिया की $250 अरब की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है, वियतनाम की $60 अरब, चेपिदी का शोरबा, ये सब मुल्क 90 और 2000 से इन्होंने तरक्की करना शुरू की है। ये थाईलैंड कहाँ चला गया, मलेशिया कहाँ चला गया, ये सारी बातें हम 25 सालों से कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो चूंकि हमें रॉ का एजेंट, मुल्क दुश्मन, और हमें तो हम पे ये सारी चीज़ें, और फिर हर किस्म का तशद्दुद MKM कर रही है, चाहे हमारे भी हज़ारों शहीद हों, उनका कोई कातिल नहीं है, लेकिन हमारा कोई मुखालिफ अल्लाह ना करे कत्ल हो रहा है, उसका इल्ज़ाम MKM पर। तो पंजाब के लोगों ने भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा ये सही है, लेकिन आज जब पंजाब में ये हालात पैदा हुए तो लोगों को लग पता चला कि भाई अब मसला क्या है। अब उन्हें समझ में आ रही है कि ये डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ये जो कुछ भी आप बयान कर रहे हैं जाहिर है कि ये भी एक है तारीख का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया आपको, आपके सारे ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्राइम मिनिस्टर का जवाब नहीं बताया कि कैसे क्या कहा उन्होंने? देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा मतलब हम समझ गए, उनका कहना यह था कि यहाँ IMF की छुरी रखी हुई है, मतलब उनका मसला था, उन्होंने अपनी से नहीं कहा।
उनके लोग और उनकी टीम में से किसी ने कहा। अच्छा, तो हमने कहा कि उन्होंने ये कोई जो छुरी रखी है, तो उन्होंने क्या छुरी रख के ये कहा है कि आप ज़राअत पे टैक्स ना लगाएं या बड़े वडेरों जागीरदारों पे ना लगाएं। बड़ी बड़ी जो दौलत के अंबार हैं जहाँ पर, जहाँ 5,000 का नोट बीवी कैंसिल करे, ख़त्म कर दे, इंडिया ने किया था ना ये। 5,000 का नोट आप मनसूख कर दें, आप देखें ये जितने भी जिनकी ब्लैक आमदनी है, काला धन है, ये सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, ये जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। सब आएंगे बैंकों में लाइनें लगाकर बोरे भर भर के ना, तो पता चले वही बात है जो मुस्तफ़ा भाई ने की कि भाई जो भी इस मुल्क की अशराफिया, सियासी अशराफिया, जो ब्यूरोक्रेसी के अशराफिया, कई कई मकानात जिनके यार अपना एक मकान, एक अपनी रियासत जो है वो दे देना मुल्क को अतिये के तौर पर, फिर कमा लेना। आपकी सारी शुगर मिलें भी हैं, गंदम की आटे की मिलें भी हैं, दूसरे 10 कारोबार हैं, अल्लाह ताला फिर नवाजेगा। लेकिन कुछ तो मुल्क के लिए करें। 1,000 अरब हम सब जमा कर लें, पार्लियामान वाले, सेनेट वाले, सूबाई असम्बली के अरकान, तो फिर 77,000 अरब ये कौम ऐसी जज्बाती है, इतनी मुहिब वतन है इस मुल्क का आम शहरी, नौजवान, तालिब इल्म, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहनें, और जो भी किसान हारी, इतने मुहिब वतन है, वो बोलेंगे हम अपना पेट काटेंगे, उस पर पत्थर रखेंगे, 77,000 अरब हम जमा करेंगे। जो 77-78,000 अरब का कर्ज है, ये कर्ज की लान। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल लेंगे, या ज़राअत पे टैक्स लगाएं। हम जब कह रहे हैं वडेरों पे टैक्स लगाएं, दौलत पे लगाएं, बड़ी बड़ी जायदादों, बड़ी बड़ी अमलाक पे टैक्स लगाएं। तनख्वाहदार तबके की भी नहीं सुनी गई। इसके बरक्स हम देखते हैं कि अरकान असेंबली हों, दीगर सरकारी अफराद हों, उनको मराद दे दी गई हैं। तो दूसरी तरफ एक हुकूमत फिर एक अहम फैसला कर रही है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला है। इस पर इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर साहब MQM का क्या ख्याल है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो होना चाहिए, और आपकी राय क्या है? पहली बात तो ये कि मेरे इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात इस पर ज़रूर हैं कि मेरे ख़्याल में हमें इसमें एतमाद में नहीं लिया हुकूमत ने ना। इसीलिए जो बजट के साथ हमने गुफ्तगू की, अगर हम आपके हलीफ हैं और इलेक्शन से पहले आप हमारी जो आपके साथ एक ताल्लुक़ है उसके गुण गाते थे, कहते थे आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये कोई इक़्तिदार में शराकत नहीं है, ये मुल्क को बचाने के लिए, अपनाने के लिए और बनाने के लिए हम जमा हुए हैं। तो मैंने कहा वो चीज़ शायद या तो आप भूल गए, तो आप वो याद करें, और अब उसको याद करके ये जो अज़्म इस्तेहकाम है इसमें हमें शामिल करना चाहिए था, आपने हमें शामिल नहीं किया। फिर दूसरा, क्या आपने जो नेशनल एक्शन प्लान था, जो पॉलिसी थी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, जिसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमने दिया था उस वक्त जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों को जिस तरीके से बेदर्दी के साथ असातिज़ा को, वो हमारे मुस्तक़बिल का खतरा था, बिल्कुल शहीद किया गया था, बिल्कुल पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाया गया था, वो नन्हे वो नौनिहाल जो मुल्क का मुस्तक़बिल थे उनका कत्ल था। तो उनको आपने जो है वो पॉलिसी, मदरसों की इस्लाहात नहीं हो रही हुई, मदरसों के निसाब को नहीं देखा गया। फिर इसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिस उसका निज़ाम नहीं, जो इलाक़ों में नज़र रखे रज़ाकार कि भाई रुझान क्या है तशद्दुद का, जराइम का, इंतहा पसंदी का, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये जाहिर है कि आप लोगों को भी इसके ऊपर लूप में नहीं लिया गया है, तो इसके ऊपर इख्तिलाफ है, MQM को भी इस पर इख्तिलाफ है। बिल्कुल है, नहीं इख्तिलाफ में तहफ़्फ़ुज़ात है, इख्तिलाफ नहीं। हाँ। इसका मकसद को जो परखने वाले ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त उसकी कितनी संगीन ज़रूरत है। हाँ। और ये इफरीत दोबारा से ये फसल उग गई ना, ये फसल नहीं उगती अगर हम मदरसों पर नज़र, बेशतर मदरसे बहुत साफ़ सुथरे अच्छी तालीम दे रहे, लेकिन कुछ मदरसों में लगता है, मैं ये कोई कार्ड ब्लांच मतलब कोई झाड़ू नहीं फेरूंगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन तो इसीलिए कहते हैं ना कि उनको भी जो मरकज़ी धारा है तालीम का उसमें लाना चाहिए मदरसों को, उनके निसाब को, जो कौमी निसाब है उससे हमांग होना चाहिए। ये तो जाहिर है कि नेशनल एक्शन प्लान में भी शामिल था ना, उनके 20 पॉइंट्स में ये भी शामिल था। हाँ जी, लेकिन अब जाहिर है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक। अब आपको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कोई ब्रीफ किया गया है कि ये किस किस्म का ऑपरेशन होगा, किन इलाकों में होगा, और किस किस्म का ऑपरेशन है? कोई आपके इल्म में है इसके TORs क्या होंगे? देखें, हम तो खौफज़दा हैं कि जब भी होगा तो ज़ाहिर है कि इसमें आप इंतज़ामी हरबा इस्तेमाल करेंगे, रियासती ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो भी ज़ाहिर है कि दहशतगर्द हैं, शायद उनका किला कमा तो हो इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ कोलैटरल डैमेज बहुत होता है हमेशा इस तरह के। अच्छा, वो कैसे हम उसको कम से कम रखेंगे? फिर वो जो लोग वहाँ से निकलेंगे, जब जो जंग ज़दा इलाका होता है ना, जब रियासती ऑपरेशन, तो वो निकल के सीधे कराची आएंगे। तो कराची जब वो आ जाएंगे तो यहाँ पर उनको कैसे रोका जाएगा, या यहाँ पर वो जब आम बस्तियों में आकर कहीं ना कहीं अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेंगे तो वो कैसे पता चलेगा? उसका कोई निज़ाम है? तो असल मसला यही है कि हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते। एहतियात इलाज से बेहतर ये काम हम नहीं करते। तो हम 20-25 साल खुश थे जब 2008 तक बड़ी कामयाबियाँ हो गई, मुशर्रफ साहब चले गए, फिर आने वाली हुकूमत ने उसको थोड़ा बहुत जारी रखा था। जरदारी साहब जब सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, फिर 2013 के बाद तो इसको बिल्कुल सब भूल गए। तो जब बात ख़त्म हो गई तो उसके बाद अब अचानक 2013 के बाद 11 सालों में फिर ये नई फसल क्या आ गई, दहशत गर्दों की और दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे मुल्क में। तो अब ये सब जो बातें हैं, इसमें ये देखना है कि ये क्या गारंटी कि एक मरतबा फिर ऑपरेशन हो जाएगा और आर्जी तौर पर अमन कायम हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। फिर हम नई फसल को उगने से रोकेंगे? हम नई फसल को उगने से नहीं रोकते, जो दहशत गर्दी की नई फसल है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये समझा जाए कि फिर ये समझा जाए कि MQM भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर रही है, या फिर आपको मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है? आप हुकूमत से बात करना चाहेंगे या फिर ब्रीफिंग चाहेंगे? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हम तो चाहेंगे कि सिर्फ हमें ही नहीं, हम ब्रीफिंग भी चाहते हैं, क्लैरिटी भी चाहते हैं, और इन कैमरा अगर पूरी कौमी असम्बली को, अब सेनेट को भी एतमाद में लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ उनको भी बोर्ड पर लें, और अगर कहीं तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, अच्छे मशवरे आते हैं तो उनको भी लेना चाहिए, या कम अज़ कम जो सरबराह हैं मुख्तलिफ़ जमात के और उनके जो अहम सीनियर अकाबरीन हैं उनको बुलाकर एक इन कैमरा सेशन वज़ीर आज़म ख़ुद कर लें, मोहसिन नक़वी साहब वज़ीर दाखिला वो कर लें, उसमें जो हमारी जो जिसे कहते हैं सलामती काउंसिल के अरकान हैं वो उसमें मौजूद हों, हमारे रियासती इदारों के लोग मौजूद हों, तो मेरे ख़्याल में वो भी उससे कम अज़ कम एक तसल्ली तशफ़ी होगी कि क्या उसकी वो नौबत क्यों आई, अर्जेंसी क्या थी, और क्या इम्कानात थे, ख़दशा क्या था आगे मज़ीद इस तरह के वाक़यात का उसके सद्देबाब के लिए। तो मेरे ख़्याल में फिर पूरी कौम जो है वो फिर साथ खड़ी होगी, जैसे पहले भी खड़ी थी पूरी कौम। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो अब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उनके हवाले से ये बार बार अब आ रहा है कि वो शायद अफ़गानिस्तान में भी किसी ऑपरेशन का इंदिया दे रहे हैं। तो आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म के कोई ऑपरेशन का इरादा है, या इस किस्म का हुकूमत कोई ऑपरेशन करना चाहती है, और वो भी दूसरे मुल्क में? अगर वाज़े सबूत हमें मिल जाते हैं और सारी सियासी क़यादत को ब्रीफ़ कर दिया जाता है, ब्रीफ़ किया जाता है, और उस पर अवाम को भी हम इसकी तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ है, और ज़ाहिर है कि तालिबान के ख़िलाफ़ या दाइश या उससे पहले उसामा बिन लादेन की जो थी जब तंजीम, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ अफ़गानिस्तान में जब उनके लोग वहाँ थे, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद अब अगर ये तालिबान जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी, मुझे नहीं मालूम कि यूरोप और अमेरिका या कहीं से भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए कोई साइफ़र आया हो या कोई ऐसी चीज़ आई हो जिसमें ख़दशातों के आलमी दहशत गर्दी का ख़तरा, और अफ़गानिस्तान उसका नया मरकज़ है। वो तो देखें ना, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया गया था अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन के लिए, और अगर सिर्फ पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो कम से कम पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और उसकी सरकारी रियासती सरपरस्ती की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए संगीन ख़तरा है, तो कम से कम वो ब्रीफ हो और उसके बाद पूरी कौम साथ खड़ी हो, तब जाके आप कहीं पाकिस्तान में भी ऑपरेशन करना हो तो, और अल्लाह ना करे सरहद पार
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है अगर तो फिर उसके लिए भी कुछ करना है तो कम से कम हम तो यकजा हो, हम तो कम से कम मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो। राइट, और इसके लिए हमारी सबसे भी पहले तैयारी जाहिर क्या है है, कि कितनी है कौम का, वसाइल। जी, कौम की और सियासी जमातों को एतमाद में भी लेना और उसके बाद उनको ब्रीफ भी करना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत को जाहिर है कि अब ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा सबको। अब मैं बात करती हूँ कि कराची के हवाले से, ख़ासकर एमक्यूएम का कराची एक गढ़ भी है और बड़ा स्टेक है एमक्यूएम का, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बड़ी ही भयानक सूरत हाल है वहाँ की। लेकिन इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उनके ऊपर तौहीन अदालत का हुआ, फिर उसके बाद अब उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी कबूल भी हो गई। लेकिन क्या एमक्यूएम की पॉलिसी थी मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान? मैं समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम कुछ लोगों को तो एतमाद में लिया होगा, लेकिन किस हद तक वो जाएंगे या जा सकते हैं, और कभी कभी फ़र्ते जज्बात में मैं हूँ, कोई भी हो, ज़ाहिर है कि थोड़ा सा हम आगे भी चले जाते हैं, जो हम खुद अपने लिए भी हद मुकर्रर करते हैं उससे भी आगे चले जाते हैं। तो शायद कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हुआ हो, और ज़ाहिर है कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो देखें, रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उन्होंने कहा कि हम अदलिया का मुकम्मल और भरपूर उसकी इज़्ज़त और एहतराम को हर हाल में हम कायम रखते हैं और दिल से करते हैं, और उसमें हमारी तरफ से अगर कोई ऐसा अमल हुआ है, अगर का लफ्ज़ी बाद में हटा दिया तो हुआ है, तो हम गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि, और ज़ाहिर है कि नहीं, वो इसलिए कि एमक्यूएम ने लिया ही था, इसलिए कि एमक्यूएम ने ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया था ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें वजाहत हो जाए कि अच्छा है कि वजाहत हो जाए। अच्छा मेरे ख्याल में कुछ बातों की वजाहत की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक का इस वक्त क्या इशू है कि कराची वालों को इस वक्त बिजली नहीं मिल रही। वो मॉल में आप जाकर वहाँ पे कुछ वक्त गुजार रहे हैं ताकि इस वक्त इतनी गर्मी की शिद्दत को किसी तरह से गुजारा जा सके, कम किया जा सके, और बिजली के बिलों की भी भरमार है। तो ये के इलेक्ट्रिक का क्या मामला है कि ये इस लोड शेडिंग हो रही है, बिजली फराहम नहीं की जा रही? देखिए, सानिया करबला का कॉन्टेक्स्ट तो ये ना कि पानी बंद किया गया था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो काफ़िले में लोग थे, जो शोहदा थे, शोहदा करबला। अच्छा, ये अब पानी भी बंद है, बिजली भी बंद है, गैस भी बंद है। तो जो यजीदियत उस वक्त की थी, अब आप देखें वो 3 शक्लों में जो है वो इस अहद में नज़र आ रही है। बिजली बना सकती है कि इलेक्ट्रिक बिजली पैदा कर सकती है, लेकिन चूंकि उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर 1 PMT से जिन लोगों को बिजली दी जा रही है उसमें सिर्फ 25% लोग बिल ना दे, तो बाकी 75% भी वाजिबुल सज़ा हैं, उनकी भी गिरफ्त होगी और उनकी भी बिजली बंद होगी। और 12 घंटे कम से कम और 18 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा कराची में लोड शेडिंग हो रही है। अब आप मुझे बताएं, तो ये अहद जदीद की या मौजूदा दौर की यजीदियत नहीं है? टेक्नोलॉजी आप लाएं, आप जिम्मेदार हैं, आप कोई ऐसा काम करें, मीटरिंग की है ना आपने, तो वहीं पर उसको बंद कर दें। आपके पास हो कहीं पर कि भाई हर मीटर आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप उसका मीटर बंद करें जो बिल नहीं दे रहा। लेकिन जो 75% दे रहे हैं उनको किस बात की सज़ा है? फिर 3000 का बिल आता है, 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जिसने 201 या 207, मुझे मिलती है ऐसी फैमिली से अभी आज भी, जिन्होंने कहा कि हमारा 207 यूनिट इस्तेमाल हुआ है और हमें 8000 का 7500 का बिल आया, यानी 4500 बढ़ जाता है, क्योंकि वो 200 और 300 यूनिट की रेंज में आ गए। ये जुल्म है, ये कोई साइंस नहीं है। हाँ, आप 200 से 225 का एक टैरिफ रखें, 225 से 250, 250 से 275 और 275 से 300। ये नहीं हो सकता कि 201 का भी वही बिल और 300 वाले का किसने करना है? ये के इलेक्ट्रिक के साथ निगोशिएशन किसने करना है? निगोशिएशन तो सभी करेंगे अगर जिसको भी मौका मिले, लेकिन उनके ऊपर जो सर पे एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी है ना, जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो निपरा बनी थी। निपरा रेगुलेटरी बॉडी है, निपरा को तो ये पूछना चाहिए ना। ये देखिए, निपरा या के इलेक्ट्रिक या हम में से कोई भी, अगर हम
मुकम्मल तौर पर जो इंसानी जज्बे हैं, जो इंसानी दर्द और तकलीफ़ और मसाइब है, अगर उससे बिल्कुल बेहिस होकर लाताल्लुक़ होकर अपने एसी वाले कमरों में बैठकर पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो यही बनाएंगे कि 200 से 300 होगा तो उसका 7,000 बिल, और सिर्फ 200 तक है तो वो 3,000। गैर इंसानी रवैया है ये गलत है। 201 वाले का नहीं होना, बतदरीज बढ़ेगा ना भी। ऐसे तो नहीं कि जिसके 201 हो गया तो इसका मतलब है कि निपरा को भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। ये मेरी ये गुफ्तगू, काश आप और आपका टेलीविज़न जब इतनी अच्छी बातें सुनी हैं तो आप खुद निपरा में फरीक बने और जाएं, आपके मालकान जाएं, आपके ब्यूरो के लोग जाएं, आप भी जाएं कि भाई फारूक भाई ने सही बातें की हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो बताएं कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, हम तो तायद कर सकते हैं आपकी बात की, और आवाज़ भी उठा सकते हैं आपके साथ, और लब्बैक भी कह सकते हैं, और हम कह भी रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आप तो हुकूमत के बहुत करीब हैं, इत्तेहादी है, वो फैसला मेकिंग में आपका हाथ है। तो आप जब नहीं करवा सकते तो फिर हमारी क्या मजाल, फिर आप हमसे, जब आप नहीं करवा सकते आप हमसे कैसे कह सकते? देखिए बीबी, अजरा मजाक एक बात करूँगा, आप जहाँ बैठी है, जिन लोगों के ज़ेरे साया अगर वो इससे आगे नहीं कर सकते और आप मशवरा भी दे देंगी, फिर भी वो हिम्मत नहीं करेंगे। निपरा, मेरा आदमी तो गया वारशद वोरा, मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और निपरा के ख़िलाफ़ असेंबली में भी बोलता हूँ, और मेरा एक MNA निपरा में गया हुआ है, निपरा में। अब निपरा से अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम अदालत में भी जाएंगे कि इलेक्टर को लेके। और आज हम जब अदालत में गए इस कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, इसके नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़, तो अल्लाह ने हमें सुरखरू किया ना, कहीं तो हमारी आवाज़ किसी ने तो सुनी। तो अभी कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है। अच्छा, जिनका जाग रहा है ज़मीर वो शुरू से जाग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका ज़मीर वक्त पे जागता है, फिर सो जाता है, फिर जागता है। तो इस मुल्क में बड़ी कहानियाँ हैं, और अल्लाह ताला लोगों को, हम सबको देखें। मैं अगर ये सारी बात कह रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने गलतियाँ नहीं की, मुझसे कोताहियाँ नहीं हुई, मैं कभी नहीं कह रहा। लेकिन मेरी गलती ये होगी सबसे बड़ी कि मैं अपने आप को 100% सही कहूँ और बाकी सबको 100% गलत। बिल्कुल गलत है ये बात, ये स्टार्ट ही गलत है। मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे उनका भी एतराफ़ करना चाहिए, उसकी भी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत बड़ापन, ये बहुत बड़ापन। PTI को भी मांगनी चाहिए कि हाँ, PTI को मांगनी चाहिए कि 4 साल हमने भी वही किया जो आज PMLN कर रही है। अब हमें एहसास हुआ है कि हमारी उन गलतियों की वजह से अच्छा, आपने एक स्टार्ट में एक बात कही थी, आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि कल को PTI फिर से हुकूमत में आ सकती है, सेंटीमेंट मौजूद है उनके लिए। तो अगर PTI फिर से आई तो MQM फिर से इत्तेहादी होगी। लास्ट क्वेश्चन, मेरा तो ये इत्तेहादी होना ना होना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई न्यूट्रल ऐसी जगह दे दें, गैर जानिबदार के, जहाँ मुझे पता है कि हुकूमत की जमातों का रवैया भी वही है और अपोजिशन की जमातों का भी वही पॉलिसी, वही रवैया है। किसी ने ज़राअत पर इनकम टैक्स नहीं लगाया। मैं कहता हूँ छोटे किसानों, छोटे ज़मींदारों पर ना लगाएं, लेकिन 25 लाख या 50 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले वडेरों, जो कि गंदम, गन्ना, मकई, चावल, कपास, ये 4-5 फसलें हैं जो कि मुल्क की जो 40,000 अरब रुपए से 50,000 अरब की मजमूई पैदावार है, उसमें 25% 50,000 अरब का मतलब आप समझती है 12,500 अरब की पैदावार ज़राअत से। अब 12,500 अरब की पैदावार वहाँ से हो, उसमें 1% का टैक्स हो। बीबी, अगर PTI ये कसम खाए, कुरान पे हल्फ उठा दे, तो फिर आप देखें MQM की क्या पॉलिसी आ गई। फिर आप हल्फ लेने के बाद नहीं जाना, लेकिन आप हल्फ लेने के बाद ही चलें, ये बता दें कि ये हल्फ लेने के बाद ही आप PTI ज्वाइन करेंगे अगर वो हुकूमत में आती, अदरवाइज नहीं। ये बता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि जो काम मैं नहीं कर सका 35 साल की, उसमें अगर PTI अब भी ये कर सकती है तो PTI फिर लोगों को सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी की नाकामियों की वजह से अपनी बात देखें ना। 4-4.25 साल जब उस वक्त क्या ग्राफ कहाँ था PTI का, और वजीर आजम थे इमरान खान। आप यकीन माने अगर उनकी हुकूमत को हटाया ना जाता, 21 इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, 22 इलेक्शन जब हुकूमत PTI की थी, 21 में से 19 इलेक्शन PTI आ रही थी, 2 जीती थी। ये तो बाजवा साहब को वो दुआ दें कि जिन्होंने उनके लिए आगे
पीटीआई को और इमरान खान को एक बार और जिंदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारे साथ है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एमकेएम के सीनियर रहनुमा है। इस वक्त वो हुकूमत के हैं तो इत्तेहादी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं आवाम के हुकूक के लिए, और वो आवाज़ उठाएंगे। इत्तेहादी होने के बावजूद अपोजिशन का काम करेंगे और कराची के मसाइल के ऊपर भी वो इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम है उसके हवाले से वो कह रहे थे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, वो चाहेंगे कि हुकूमत इसके ऊपर ब्रीफ करे ताकि जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, वो क्लियर हो सके। दैट्स ऑल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।